ठीक है, आपके लिए जांच का क्या मतलब है, क्योंकि आप बैंक नहीं हैं। लेकिन हमारी टीम का आधा हिस्सा पूर्व बैंकर्स है, तो प्लेटफॉर्म वास्तव में बैंकरों द्वारा बनाया गया है और आप जानते हैं, वित्तीय सेवाओं द्वारा, न केवल बैंकर्स, वित्तीय सेवा विशेषज्ञों द्वारा उद्योग के लिए। हम जानते हैं कि लोग कौन से प्रश्न पूछते हैं। हम जानते हैं कि 300 प्रश्न जो बैंक, बीमा कंपनियां सभी पूछते हैं इससे पहले कि एक विक्रेता को लाया जाए। हम वास्तविक 40 प्रश्न पूछते हैं। कॉच पे मेरे साथ जुड़ रहे हैं लंदन से करेन जान। मैं हर एकल सम्मेलन में ऐसे व्यक्ति को देखती हूँ। जब विक्रेताओं की बात आती है तो उन्हें इंडेक्सिंग में अच्छा होना चाहिए, यह एक पुरानी बात है। तो एक बैंक हमारे प्लेटफॉर्म का उपयोग कैसे करेगा, वह बस एक KYC प्रदाता के लिए जाएंगे, ठीक है। मुझे किन चीज़ों में रुचि है, वे KPIs को परिभाषित करेंगे और वे 2 से 3 विक्रेताओं को तकनीकी सबूत की अवधारणा के माध्यम से डालेंगे। क्या आप विक्रेताओं को लाएंगे या वे विक्रेताओं की पेशकश करेंगे? दोनों। तो या तो वे 2 विक्रेताओं को ला सकते हैं या एक विक्रेता। वे कहते हैं, अरे हम इसे देख रहे हैं और क्या आप अन्य 2 में मेरी मदद कर सकते हैं? ठीक है, और मुझे एक प्रश्न पूछने दीजिए कि आपने उन 2 अन्य विक्रेताओं पर निष्कर्ष कैसे निकाला है? तो फिर क्षेत्र का आकार। और दूसरी बात यह है कि हमारे पास वास्तव में 700 से अधिक विक्रेताओं की एक जांची हुई और एक क्यूरेटेड सूची है जो बाजार। तो क्या आपको लगता है कि हम इसका जितना श्रेय देते हैं उससे कहीं अधिक कुछ है? हम सभी चेक पर अटके हुए हैं, है ना? अर्जुन के साथ कोचोनॉमिक्स के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। कॉच पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं लंदन से करेन जान। करेन नाया वन कंपनी के संस्थापक और CEO हैं। और जो लोग सोच रहे हैं कि नाया वन का मतलब क्या है, मुझे लगता है नाम की उत्पत्ति हिंदी में हुई है और करेन मुझे सुधारेंगे, ये नया है। नाया का मतलब नया है, लेकिन इससे पहले कि मैं गलत तरीके से व्याख्या करना शुरू करूं कि नाया क्या करता है, मैं करेन का काउच पर स्वागत करता हूं। मुझे लगता है करेन, प्रारंभिक प्रश्न ये है कि नाया वन क्या है? अर्जुन, मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। आपने सही कहा, नाया वन एक हिंदी शब्द है। नाया का मतलब होता है नया और अरबी में भी इसका यही मतलब होता है। और वन बुनियादी रूप से ऐसी जगह है जहां आप अपने नए बदलाव के लिए जाते हैं। नाया वन एक प्लेटफॉर्म है जो बड़े वित्तीय संगठनों की मदद करता है, चाहे वह बैंक हों, बीमा कंपनियां, एसेट मैनेजर, उभरती हुई तकनीकों के नियामक, फिनटेक या विक्रेता। हम पूरी प्रक्रिया में तेज़ी लाने के लिए इनके साथ काम करते हैं। हमारी धारणा काफ़ी बुनियादी है, परिवर्तन अपरिहार्य है। इन दिनों बदलाव लाने के लिए आपको तकनीक की ज़रूरत होती है। यदि आपकी पूरी प्रक्रिया में आप 80 के दशक की तकनीक के साथ काम कर हैं तो आप हमेशा पीछे रहेंगे, जिससे आपके ग्राहक और उपभोक्ता सही सामग्री प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो यही इसकी उत्पत्ति की वजह है। तो ठीक है, आप एक त्वरक हैं, अगर मैं उस शब्द का उपयोग कर सकता हूं, लेकिन स्पष्ट रूप से आप केवल त्वरित नहीं करते, बल्कि आप लोगों की खोज में मदद करते हैं और हम इसके बारे में सब कुछ जानेंगे। लेकिन चलिए थोड़ा पीछे चलें, ठीक है? तो ऐसा क्यों होता है कि आप जैसे किसी को एक दिन उठना पड़ता है और कहना पड़ता है मैं नाया वन बनाना चाहता हूँ? तो मैं एक बैंकिंग तकनीशियन के रूप में काफ़ी खुश था, उत्पादों का निर्माण करता था, अपने ग्राहकों, अपने व्यवसाय को खुशी देता था। या अपने ग्राहकों को खुश नहीं कर रहे थे क्योंकि आप अभी भी 80 की प्रक्रियाओं का उपयोग कर रहे थे? ये तब था जब मैं बड़े बड़े तकनीकी प्रदाताओं के साथ काम कर रहा था, ठीक है। और मैं ऐसा कह रहा था, ठीक है, जब आप जानते थे कि किसी उत्पाद को बाजार में लाने में 3 से 5 साल लगेंगे और आपको इससे बेहतर कोई जानकारी नहीं होगी। और फिर आप जाते हैं, बाजार में फिनटेक छाया हुआ है और आप कहते हैं, ओह निपुण सब कुछ, शायद मुझे इन लोगों के साथ काम करना चाहिए, लड़ाई नहीं। और यहाँ पूरे बाजार में परिवर्तन हुआ, चलो फिनटेक के साथ काम करें, फिनटेक के साथ सहयोग करें बजाय फिनटेक के साथ लड़ने के। मुझे यकीन है कि आपको वह चरण ठीक से याद है जहाँ यह कहा जाता है, ठीक है, लेकिन फिनटेक इसे साथ लेकर आया। बहुत से लोग कहते हैं मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आपको पता है, जब आप एक विक्रेता या फिनटेक से पूछते हैं क्या आप इसे कर सकते हैं, बिल्कुल ना, कभी भी नहीं है। इसलिए ऐसा होता है कि मेरी तरह किसी को काम करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं वह यह सुनिश्चित करना है कि आप तकनीकी प्रदाता चुन रहे हैं। क्या वे वास्तव में वह करते हैं जो वे कहते हैं कि वे कर सकते हैं? क्या तकनीक मौजूद भी है? क्या ये मेरे स्टैक के साथ काम करेगा? क्या यह प्रदर्शन करेगा? क्या यह विश्वसनीय होगा? क्योंकि अंत में आप एक नियामित संस्था हैं और आप किसी ऐसी चीज़ के साथ काम नहीं करना चाहते हैं जो दूसरे ही दिन टूट जाएगी। तो आप क्या करते हैं? आपको इस संदर्भ में प्रमाण देना होगा, आपको किसी निवेश पर न्यूनतम शोध करना होगा, आपको ये करना होगा, ठीक है। तो वहाँ मैंने वही रास्ता अपनाया, लेकिन फिर मैंने ये जाना क्योंकि आप एक नियामक संस्था हैं, आपको तीसरे पक्ष के जोखिम प्रबंधन पर जाना होगा। मैंने सोचा, ठीक है, मेरे पास हर उस फिनटेक को बोर्ड पर लाने के लिए 6 से 9 महीने नहीं है जिसमें मेरी रुचि है। और अगर मैं सभी फिनटेक्स को नहीं देख रहा हूँ तो मैं वास्तव में अपने ग्राहकों और मेरे व्यापार इकाइयों के प्रति अन्याय कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उनके सामने सबसे अच्छा समाधान, सबसे नवीनतम समाधान नहीं ला रहा हूँ। तो वहाँ आपको पता है, पहले दिन काम के बाद मैं रो रहा था और फिर मेरे एक साथी ने कहा, हे क्यों ना आप एक सैंडबॉक्स प्राप्त करें। मैंने कहा सैंडबॉक्स क्या है? वाकई सैंडबॉक्स क्या है? मैंने सैंडबॉक्स के बारे में सुना नहीं था। ये 2018 था। मैंने सोचा ये क्या है, जैसे UAT की तरह कुछ।
उन्होंने बताया, नहीं, ये ऐसा है कुछ क्लाउड कंप्यूट करने और वहाँ अपना काम करने जैसा। लेकिन मैंने अभी हाल ही में सुरक्षा, गोपनीयता, GDPR और बहुत सारी अन्य चीज़ों को लागू किया है, ये ठीक से मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर मैंने एक बड़ी कहानी का आरंभ किया। मैंने एक बड़ी खोज की ताकि मैं सैंडबॉक्स प्रदाता को ढूंढ सकूं जो मेरी फिनटेक के साथ गतिविधियों को तेज़ करने में मेरी मदद कर सके, ताकि मैं उत्पाद को बाज़ार में जल्दी और सुरक्षित तरीके से ला सकूं। फिर भी मुझे ऐसा कोई नहीं मिला। लेकिन इस प्रक्रिया में मैंने बहुत सारे बैंकरों से बात की है, जैसे कि हे, तुम किसका उपयोग करते हो? और उन्होंने कहा, मुझे पता है हम सभी इससे जूझ रहे हैं। तो यही वह जगह थी जहाँ मैंने अवसर देखा और इसी से ये जन्मा। और वास्तव में व्यापार का मूल नाम फिनटेक सैंडपिट था, ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ फिनटेक्स और सिर्फ सैंडबॉक्स कर रहे थे और हमने इसे नाया वन में बदल दिया, क्योंकि हमने ये समझा कि फिनटेक ही वह एकमात्र चीज़ नहीं थी जिसमें हम मदद कर सकते थे। हम रेजटेक्स और इंश्योरटेक्स, उभरती हुई तकनीक, उद्यम विक्रेताओं की ओर जा रहे थे। और ये सिर्फ सैंडबॉक्स के बारे में नहीं था। लोगों को सिंथेटिक डेटा आदि की आवश्यकता थी, इसलिए वहाँ परिवर्तन हुआ। तो हम इसके बारे में बात करेंगे, है ना? तो मैं आपसे एक साधारण सवाल पूछूंगा। आपने बैंक में काम किया, आपने अब दूसरी ओर काम किया। ये बहुत बार कहा जाता है कि बैंकों को अपने नवाचार परियोजनाओं पर ROI प्राप्त करने में अमूमन कामयाबी नहीं मिलती। सही, अगर आप बस उस सवाल को आसान करें, क्या कारण है कि आप सोचते हैं कि बैंक नवाचार पहलों पर रिटर्न और निवेश पर कम प्रदर्शन करते हैं? ये एक शानदार प्रश्न है और मुझे लगता है कि हम इस पर अकेले में ही 45 मिनट का सत्र करेंगे। बैंक क्यों कम ही देते हैं? हाँ, अक्सर उनकी ROI पर विफल रहते हैं। और ये सिर्फ नवाचार परियोजनाएं नहीं होती, है ना, ये उनकी सभी परियोजनाएं होती हैं। और मुझे लगता है कि इसमें बहुत कुछ आपको मूलभूत बातें पता होती हैं। सही, ये विनियमित वातावरण है। ये बैंक के भीतर अनुमोदन का जाल होता है। ये धरोहर अवसंरचना होती है जो इसमें शामिल होती है। और फिर ये ऐसा है, ठीक है, नया प्रवेशकर्ता एक तकनीक हो सकता है या एक इंसान को वह सब नेविगेट करना होगा। सही, ये सब कुछ प्रक्रिया को धीमा कर देता है। लेकिन ये भी होता है कि रणनीति 18 से 26 महीने के बीच बदलती रहती है, जिसका मतलब है कि आप कभी एक ही चीज़ के साथ नहीं रहते। फिर आप स्पष्ट रूप से कहते हैं। लेकिन JP मॉर्गन का सबसे सफल बैंक होने का कारण ये है कि आपके पास बहुत समय तक एक ही CEO रहा है और आपके पास रणनीति का पालन करने की क्षमता रही है। हमने दीर्घकालिकता को सही पाया है और मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रही थी, लेकिन संकल्पना लागू होती है, जैसे कि किसी चीज़ के साथ चिपकना। इसमें समय लगता है। ये एक बड़ा मैक्रो कारण है। लेकिन दूसरी बात यह है कि विचार को उत्पाद बनने में समय लगता है। हे, मेरे ग्राहक को इसकी ज़रूरत है, वास्तव में उनके हाथों तक इसकी पहुंच हो। और यही वह जगह है जहां आप जानते हैं, हमारे दृष्टिकोण से विचार से उत्पाद को ग्राहकों के हाथों में पहुंचने में कहीं 2.5 से 3 साल का समय लगता है। और जब यह महामारी हो, आपको यह 4 महीने में मिल जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि यह नहीं है, यह रोज़मर्रा की बात नहीं होती। यही है जिस पर नाया वन काम करता है कि आप उस समय को कैसे कम करते हैं। बाजार में कम समय में अपने उपभोक्ताओं तक नए उत्पाद को पहुंचना शामिल है। और प्रतिस्पर्धा का परिदृश्य इन दिनों भी बहुत अलग होता है। ठीक है, तो आइए मैं कुछ और प्रकार की परिकल्पनाएं प्रस्तुत करता हूं जो मैंने सुनी हैं, और शायद वे सच हो भी सकती हैं और नहीं भी। एक जिसकी अक्सर बात होती है, डिजिटल परिवर्तन अपने शास्त्रीय अर्थ में, जहां सब कुछ विचार से वितरण तक गया, जो काफ़ी हद तक एक जलप्रपात प्रकार की व्यवस्था थी। बहुत सारे व्यापार आवश्यकता दस्तावेज लोगों द्वारा लिखे जा रहे थे, जो वास्तव में पूरी तरह से जानते नहीं थे कि वहाँ क्या मौजूद है, क्योंकि प्रौद्योगिकी काफ़ी तेज़ी से बदल रही है, यहाँ तक कि कभी कभी ग्राहकों की आवश्यकताओं से भी तेज़। और वास्तव में मुझे लगता है कि बहुत सारी अव्यक्त आवश्यकताएं, जैसा कि वे कहते हैं, मेरे विचार से खुले हुए या उपलब्ध छिपी आवश्यकताएं प्रौद्योगिकी के साथ खुल रही हैं, है ना? और जो बैंक अब कह रहे हैं कि BRT पद्धति काम नहीं करती, तो हम एक और निपुण निरंतर सुधार दृष्टिकोण की ओर बढ़ते हैं। खैर, ये कहना आसान है और किया जा सकता है, प्रक्रियाएं बदल सकती हैं। लेकिन दूसरी परिकल्पना जो है कि चलो ब्रीड आउटकम प्रदाता के साथ काम करते हैं, जो ज़रूरी नहीं है कि एक डेवलपर हो, और वो एक फिनटेक हो सकता है, सही, जहां हम बस फिनटेक को प्लग इन करते हैं और उस यात्रा को तेज करते हैं। अब वास्तविकता में इन दोनों कथनों में कितनी दूरी है? आपका पहला कथन क्या था? कि चलो इस पूरे निपुण तरीके के काम करने की ओर बढ़ते हैं, सही, तो सब कुछ निरंतर नवाचार के बारे में है। तो आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है, आपको विचार से डिलीवरी तक जाना है। लेकिन विचार इंतजार नहीं करता कि एक ग्राहक आपके दरवाजे पर दस्तक दे और कहे, आप अपने ग्राहक से आगे हैं, आप बाजार से आगे हैं, आपकी रणनीति इसे समर्थन देती है, समझे? और फिर दूसरा है कि प्लग इन फिनटेक समाधानों के बारे में क्या सच है? क्या ये वास्तव में हो रहा है? क्या वे वास्तव में फिनटेक्स को प्लग इन कर रहे हैं? हाँ, मैंने तो बैंकों को देखा है। हमें उन बैंकों के बारे में पता है जिन्होंने दोनों को वास्तव में अच्छी तरह से किया है। और एजाइल, तो आप इसे व्यापार एजाइल बनाने के विपरीत अपनी विकास प्रक्रियाओं और आपके डेवॉप्स को एजाइल बनाने में बांट देते हैं। तो वह कथन सच है क्योंकि मैंने इसे कई संगठनों के माध्यम से पहली बार देखा है।
संस्कृति इसमें बड़ा हिस्सा होती है ना? सही संस्कृति को पाना वास्तव में महत्वपूर्ण है। सिर्फ इसलिए कि आप स्क्रम को वितरित करने और चलाने के लिए एक बहुत महंगे एजाइल सलाहकार को नियुक्त करते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप एजाइल होंगे। ये वास्तव में है, इसे प्राप्त करने में कुछ समय लगता है और यह बेहतर होता जाता है। फिनटेक पर अपने ग्राहकों तक पहुंचने के लिए फिनटेक्स का उपयोग करना, और यही हम करते हैं। ये सभी समय सच नहीं होता क्योंकि आपकी सीमाएं होती हैं। तो यह परिवर्तन का दायरा है। तो आप कह रहे हैं ठीक है, मुझे वास्तव में एक विरासती कोर प्रदाता मिल गया है और मैं केवाईसी करने के लिए ऑन फायर प्रकार की क्षमता की तरह प्लग इन करना चाहता हूँ। और ये जैसे ठीक है, शानदार, हाँ आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन यदि पूरा अन्य स्टैक बहुत पुराना है तो इसमें कुछ समय लगेगा और आपका अनुभव उस अनुभव से मेल नहीं खाएगा। हालांकि यदि आप आधे रास्ते हैं, आप जानते हैं आधा अच्छा स्टैक और यह जैसे प्लग इन करें और आप वहाँ पहुँच जाएंगे, तो वह सच है। प्लस हम भी देख रहे हैं जहाँ लोग अपनी तकनीकी स्टैक रणनीति के साथ अपनी फिनटेक रणनीति का समर्थन कर रहे हैं, जो ठीक है। हमें एक बहुत ही निपुण कोर की ज़रूरत है, हमें इसके ऊपर एक API स्टैक की ज़रूरत है और वे बस बिंदु समाधान प्राप्त करने जा रहे हैं जिससे वे पूरी ग्राहक यात्रा का निर्माण कर सकें। हाँ, और लोग बैंकिंग के एटोमाइजेशन या बैंकिंग के अनबंडलिंग के बारे में बात करते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से सोचता हूँ कि इसमें से बहुत कुछ अभी भी शब्द हैं। मैं सोचता हूँ शायद यदि आप एक नया बैंक हैं तो आप अपने आप को उस तरह से बना सकते हैं, लेकिन यदि आप एक बड़े बैंक हैं जो 100 वर्ष से अधिक समय से मौजूद है तो ये कठिन है। लेकिन फिर मुझे आपसे एक स्पष्ट प्रश्न पूछने दीजिए। संस्कृति महत्वपूर्ण है, बिल्कुल। फिनटेक के साथ सब कुछ किया जा सकता है क्योंकि लीगेसी में अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन इनमें से किसी एक समस्या का समाधान कैसे किया जाए? शानदार प्रश्न। ये वास्तव में प्रौद्योगिकियां हैं, समस्या का 1/3 हिस्सा। ठीक, सही। ये वास्तव में लोगों और प्रक्रिया की मदद करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना है। यही है जो त्वरित करता है। तो जो काम नया वन कर रहा है वह इसका उपयोग है। जैसा कि आप जानते हैं, डिज़ाइन, सुरक्षा और गोपनीयता हमारे प्लेटफॉर्म के केंद्र में है और सभी प्रक्रियाएं और नियंत्रण और इसके साथ जुड़ी हर चीज़ लगातार मूल्य कम करती है। तो हम वास्तव में प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे हैं जिस तरह से हमने प्लेटफॉर्म का डिज़ाइन किया है, ताकि कुछ जोखिम की चिंताओं का समाधान कर सकें जो बैंकों के पास आमतौर पर होती हैं, जो उन्हें धीमा करती है। तो हम प्रक्रिया, जोखिम, तीसरे पक्ष के जोखिम प्रबंधन को ठीक नहीं कर रहे हैं। जो हम कर रहे हैं वह हम प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे हैं ताकि बैंक को सुविधा और सुरक्षा दे सकें। ये ठीक है, आप तेजी से चल सकते हैं। हम सब के लिए कुछ करते हैं। हमें एक उपयोग के मामले के बारे में बताएं। हमें एक वास्तविक उदाहरण दें कि आपने बैंक के लिए कुछ किया ताकि लोग वास्तव में समझें। नाया वन क्या प्रदान करता है? ज़रूर। तो मान लीजिए कि आप एक बैंक हैं, आपको अधिक ग्राहक चाहिए, और चलिए बचत उत्पाद के साथ जाते हैं। ठीक, तो आप इसे देखते हैं, आप आज क्या कर रहे हैं और आपका मन होता है ठीक है, वास्तव में यदि हम उनके ऑनबोर्डिंग समय को कम करते हैं, हमारे पास और अधिक ग्राहक हो सकते हैं क्योंकि हम भारी गिरावट देख रहे हैं और वे हमारे प्रतिस्पर्धियों के पास जा रहे हैं। बहुत सारे बैंकों के लिए नियमित उपयोग का मामला। और वह काम बैंक द्वारा स्वयं किया जाता है। वे उसे समझने का काम करते हैं, आपकी उसमें कोई भागीदारी नहीं होती है। वे हमारे पास आ सकते हैं और कह सकते हैं, हे हमारी मदद करो। क्या हम अपनी जमा राशि कैसे बढ़ा सकते हैं या हम कैसे बढ़ा सकते हैं? मैं सोचती हूँ, लेकिन हम कोई सलाहकार संगठन नहीं है। हम एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन हम बाजार में बहुत कुछ देखते हैं। तो वे हमसे एक प्रश्न पूछ सकते हैं या वे हमारे साथी के माध्यम से हमारे पास आ सकते हैं। उस समय वे जाते हैं, ठीक है, यहाँ आप कुछ चीज़ें देख सकते हैं, और फिर वे इसे लेकर हमारे पास आ सकते हैं। यानी मुझे एक नए KYC समाधान की आवश्यकता है जो तेज़ हो, अधिक सटीकता वाला हो और जिस क्षेत्र में हम काम करते हैं उसके आधार पर अधिक कवरेज देता हो। या हे, मुझे एक नया ऑनबोर्डिंग समाधान चाहिए, लेकिन मुझे कोई भी आइडिया नहीं है कि मुझे किसे चुनना है। मैं हर एकल सम्मेलन में ऐसे व्यक्ति को देखती हूँ। जब विक्रेताओं की बात आती है तो उन्हें इंडेक्सिंग में अच्छा होना चाहिए, यह एक पुरानी बात है। तो एक बैंक हमारे प्लेटफॉर्म का उपयोग कैसे करेगा? वो बस एक KYC प्रदाता के लिए जाएंगे, ठीक है। मुझे किन चीज़ों में रुचि है? वे KPIs को परिभाषित करेंगे और वे 2 से 3 विक्रेताओं को तकनीकी सबूत की अवधारणा के माध्यम से डालेंगे। दोनों, तो या तो वे 2 विक्रेताओं को ला सकते हैं या एक विक्रेता। वे कहते हैं, अरे हम इसे देख रहे हैं और क्या आप अन्य 2 में मेरी मदद कर सकते हैं? ठीक है, और मुझे एक प्रश्न पूछने दीजिए कि आपने उन 2 अन्य विक्रेताओं पर निष्कर्ष कैसे निकाला है? तो फिर क्षेत्र का आकार, और दूसरी बात यह है कि हमारे पास वास्तव में 700 से अधिक विक्रेताओं की एक जांची हुई और एक क्यूरेटेड सूची है जो बाजार में है, लेकिन प्रासंगिकता के आधार पर हम इसे केवल 350 तक ही रखते हैं। सही? और ये वो विक्रेता हैं जिन्हें हमने जांचा है, या हमारे ग्राहकों या हमारे साथी ने उन्हें नया वन में जांचा है। ठीक है, और माफ़ कीजिए, मैं ये सवाल पूछता रहूँगा कि आपके लिए जांच का क्या मतलब है, क्योंकि आप बैंक नहीं हैं। लेकिन हमारी टीम का आधा हिस्सा पूर्व बैंकर्स हैं। तो प्लेटफॉर्म वास्तव में बैंकरों द्वारा बनाया गया है, और आप जानते हैं, वित्तीय सेवाओं द्वारा, न केवल बैंकर्स, वित्तीय सेवा विशेषज्ञों द्वारा उद्योग के लिए। हम जानते हैं कि लोग कौन से प्रश्न पूछते हैं।
हम जानते हैं कि 300 प्रश्न जो बैंक, बीमा कंपनियां सभी पूछते हैं इससे पहले कि एक विक्रेता को लाया जाए। हम वास्तविक 40 प्रश्न पूछते हैं जो हमें वास्तव में जानकारी देते हैं कि विक्रेता सही विक्रेता है। और दूसरी बात यह है कि हम किसी को भी तब तक अपने प्लेटफॉर्म पर नहीं लाते जब तक हमें उनकी प्रौद्योगिकी तक पहुंच नहीं मिलती। सही, तो प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल शून्य वेपरवेयर है। ठीक है, तो अब मैं एक बैंक हूं, मैंने अपनी बचत के आसपास सब कुछ करना चाहा। अब हमारे पास 3 विक्रेता हैं, एक जिसे मैं आपके लिए मेज पर लाया हूं। अगला कदम क्या होगा? तो वे बुनियादी रूप से एक परियोजना शुरू करेंगे, चलो इसे परियोजना कहते हैं, जो KYC प्रदाता की पहचान है। इस बिंदु पर उनके पास समान KPIs, समान डेटा सेट हैं, जो हमारे पास भी सिंथेटिक डेटा है। तो वे इन विक्रेताओं की पुष्टि करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं, जो फिर से एक कठिन बिंदु होता है। और जो लोग सिंथेटिक डेटा को समझते नहीं हैं, डमी डेटा। यह नकली डेटा है लेकिन सही सांख्यिक गुणधर्मों के साथ। तो ये पूरी तरह से डमी डेटा नहीं है। ये मूल्यवान है, जो वास्तव में आपकी पहचान करने में मदद करता है। क्योंकि दूसरा मुद्दा अर्जुन हम बाजार में देखते हैं, जब बैंक विक्रेताओं के क्षेत्र में परीक्षण करते हैं, वे विक्रेताओं का डेटा उपयोग करते हैं। और बिल्कुल ये आपके अपने डेटा में काम करेगा। ठीक है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, और ये सब बैंक के परिवेश के बाहर हो रहा है। सही है, ये सही है। तो हम बैंक के साथ एकीकृत नहीं होते हैं। ये एक सुरक्षित संपत्ति है जो संगठन के बाहर है, जो नियामकों में नहीं फंसती। लेकिन क्या आप किसी न किसी रूप में बैंक से जुड़ते नहीं हैं? तो क्या वहां कोई डेटा बिट्स नहीं है जिन्हें बैंक में जाना चाहिए और जो वापस उछल सकते हैं? वे इसे ब्राउजर से उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो कृपया आगे बढ़ें। पूरी तरह से एक SaaS उत्पाद है। ठीक है, तो फिर आपके पास वे डेटा सेट हैं। तो वे तत्वों की जांच कर रहे हैं, यानी कि कवरेज की सटीकता आदि आदि। और फिर वे मूल रूप से 3 विक्रेताओं को 3 अलग अलग सैंडबॉक्स या सैंडपिट्स में आमंत्रित करेंगे, जहां वे बैंक को साबित करेंगे कि वे वास्तव में उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। तीनों विक्रेता एक दूसरे को नहीं देखते। बैंक समान रूप से सभी तीनों के साथ काम करने में सक्षम होता है और वास्तव में समान चीज़ों की तुलना करता है। और कौन सा समाधान वास्तव में मैंने सम्मेलन में कहा था कि यह काफ़ी अच्छा है, लेकिन वास्तव में यह नया वाला जो मैंने अभी अभी पाया है, वास्तव में मेरी सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है और मूल्य निर्धारण बेहतर है। और वास्तव में क्योंकि वे थोड़े से युवा हैं, हम वास्तव में उनके साथ बहुत अधिक काम करने में सक्षम होंगे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आपने अभी उठाई है। तो उस सैंडबॉक्स व्यवस्था या सैंडबॉक्स वातावरण या सैंडपिट वातावरण में आप न केवल तकनीकी रूप से इसका समाधान कर रहे हैं, बल्कि आप बातचीत को विज्ञापनों में भी ले जा रहे हैं। तो उत्पाद स्वयं ऐसा नहीं करता, लेकिन क्योंकि बैंक उत्पाद को क्रियाशील रूप से देखने में सक्षम है और उत्पाद की साथ साथ तुलना करने में सक्षम है, इसलिए यह उत्पन्न होता है। ओह, मुझे पता नहीं था कि यह संभव था। विक्रेता नंबर 3 को देखते हुए, ओह, मुझे वास्तव में यह एहसास नहीं था कि कीमत इतनी है। तो मूल रूप से तुलना है, क्योंकि अगर आप नाया 1 से पहले वापस सोचते हैं तो आप एक विक्रेता चुनते हैं। ठीक है, आपको अपनी प्रोक्योरमेंट टीम कहती है कि आपको एक RFP करना होगा, तो आप वहाँ 2 और डालते हैं, लेकिन आप जानते हैं वह एक है जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि किसी बैंक से कभी ऐसा मत कहना। यही होता है। नहीं, मैं समझता हूँ। लेकिन वास्तविकता यह है कि आप कभी भी 2 अन्य उत्पादों के करीब नहीं जा रहे हैं। कौन सा वास्तव में मेरी आवश्यकताओं को बेहतर तरीके से पूरा करेगा? क्योंकि सिर्फ इसलिए कि यह दुनिया का सर्वश्रेष्ठ KYC प्रदाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि यह मेरे लिए सही है, क्योंकि मेरा स्टैक अलग हो सकता है। मेरी ग्राहक की ज़रूरतें, मेरी रणनीति अलग हो सकती हैं। ठीक है, क्या मैं एक और सवाल पूछ सकता हूँ? माफ़ कीजिएगा, मुझे लगता है ये सबसे विस्तृत होगा। मैं इसका आनंद ले रही हूँ, तो कृपया जारी रखें। पॉडकास्ट। हाँ, मुझे लगता है ये आपके लिए आसान सवाल है ना? नहीं, मुझे लगता है सवाल यहाँ ये है कि कितना। देखो, एक बात जो मैं वास्तव में देखता हूँ और मुझे लगता है ये हम सभी के लिए साफ है ना? प्रौद्योगिकी एक दर से चल रही है जो बहुत तेज है, और इसे समझना हम सभी के लिए दिनचर्या के काम में काफ़ी कठिन है। सही। और यदि आप KYC लेते हैं तो उस स्थान में बहुत सारी नई चीज़ें आ रही हैं, है ना? और हमें वह नहीं पता जो हमारे लिए अज्ञात है। तो नाया 1 मुझे बैंक को मूल्यांकन के सही मानदंड पेश करने में मदद करने में कितनी भूमिका निभाता है, ताकि मैं अपने चयन में अदूरदर्शी न रहूं। हाँ, तो ये एक स्पष्ट रेखा है। हम अपने ग्राहकों के लिए सलाहकार बनने के बजाय उनके लिए मूल्य वर्धित करके संतुलित करने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए, एक ग्राहक हमारे पास आएगा और कहेगा, हे, मुझे एक KYC समाधान की तलाश है। ठीक है, किस लिए? आप जो प्रयास कर रहे हैं वह एक नया उत्पाद है। आप डिजिटल एसेट्स में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं, या ये मूल रूप से उत्पाद की एक नई श्रृंखला है। और वे जैसे ही, ठीक है, नहीं, मैं बस उन्हें बॉक्स करना चाहता हूँ कि मैं इसे बदलना चाहता हूँ। लेकिन 5 वर्षों में हम तर्क के लिए क्रिप्टो को बैंक करने में सक्षम होना चाहते हैं। तो उस समय आप देखें, ठीक है, यहाँ अब क्या है? लेकिन यह वास्तव में इस बारे में अधिक है कि किसके पास अधिक और खुली संरचना है, और वे वास्तव में अब से 5 साल या 3 साल में इसका उपयोग करेंगे। और वह सिर्फ ज्ञान आधारित है जो हम पूरी दुनिया में प्रयोग करते हैं। और वहाँ कौन सी सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकियाँ हैं? जैसे हम जिन बाज़ारों में काम करते हैं वे UK और US में हैं,
और हम वास्तव में हर समय प्रौद्योगिकियों को पोर्ट करने में सक्षम हैं, क्योंकि ठीक है वह प्रौद्योगिकी प्रदाता यूके में काम नहीं करता है, लेकिन वास्तव में उसके पास एक अच्छी तकनीक है जो आपके उपयोग के मामले को पूरा करता है और वहाँ बातचीत खुल सकती है। तो आप लोगों को मुझे लगता है कि युवा छोटी तकनीकी कंपनियां फिनटेक्स को वास्तव में सीमाओं के पार आने की अनुमति देते हैं, क्योंकि आप उन्हें एक सॉफ्ट लैंडिंग देते हैं, एक नरम लैंडिंग। और मैं कहूँगा कि जिन कंपनियों की हम मदद कर रहे हैं उनकी सबसे बड़ी श्रृंखला में दोनों ओर कुछ 100 ग्राहक होंगे जिन्हें हम उस चीज़ के पार जाने में मदद कर रहे हैं, क्योंकि यह आप ही हैं जो बाधा को हटाते हैं। क्योंकि यह है इसके बारे में फिर से एक मूल भूमिका पर वापस जाना, जहां एक त्वरक एक संगठन के लिए मूल्य निर्धारण का समय है। ठीक है, तो अब हमने तीनों में से उस एक को चुन लिया है जिसे हम पसंद करते हैं। मुझे लगता है कि हमने विज्ञापनों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, या हमने बैंक के रूप में विज्ञापनों को स्वीकार कर लिया है। आप स्पष्ट रूप से उस प्रक्रिया में शामिल नहीं होते हैं। मुझे लगता है कि चीजें उत्पादन पर्यावरण में चली जाती हैं, तो आप फायरवॉल के पार चले जाते हैं, अगर मैं वह शब्द उपयोग कर सकता हूं। हाँ, आप उस चरण पर पार्टी छोड़ देते हैं। हाँ, तो हम बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जिसका उपयोग बैंक द्वारा किया जाता है, और ये उन मामलों में से एक होगा, ये आप जानते हैं। तो ये एक ऑनबोर्डिंग टीम हो सकती है या रिटेल टीम हो सकती है जो इसका उपयोग करना नहीं चाहती है, लेकिन अन्य परियोजनाएं चल रही हो सकती हैं। लेकिन उस विशेष उपयोग मामले में हाँ। तो कितने उदाहरण के लिए? और आपको मुझे ठीक संख्या नहीं देनी होती है, बस मुझे एक आभास दें। तो ऐसे कितने उदाहरण हैं जब बैंक वास्तव में गए और कहा कि मैं सिर्फ नाया वन को वाइट लेबल करने जा रहा हूं और इसे अपना कैप्टिव प्लेटफॉर्म बनाऊंगा और शायद कुछ आकर्षक जोड़ूंगा, क्योंकि हम चीज़ों को अलग तरह से करना पसंद करते हैं, क्योंकि अलग अलग लोगों के पास अलग अलग चीज़ें होती हैं। वे प्रौद्योगिकी प्रदाताओं से कैसे खरीदारी करते हैं और उनके साथ कैसे बातचीत करते हैं। इस संदर्भ में यात्रा बनाम वे लोग जो कहते हैं अब केवल तभी आएं जब हमें इसकी आवश्यकता हो, क्योंकि आप वास्तव में हमारे पर्यावरण में एकीकृत नहीं हो रहे हैं। तो वास्तव में आप आने और जाने के लिए स्वतंत्र महसूस कर सकते हैं जैसा आप चाहें। ग्राहक आधार के बीच संतुलन क्या है, या क्या ये सब आमतौर पर यहीं से शुरू होता है जहां ये एक बार होता है और फिर ये उलटा है? ये 99% एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म है जहां उनके पास वार्षिक सदस्यता होती है। वे इसका उपयोग करते हैं। वे इसका उपयोग करते हैं JNI की पहुंच के लिए। वे इसका उपयोग करते हैं KYC उदाहरण के लिए। वे इसका उपयोग करते हैं प्रोटोटाइपिंग के लिए। वे इसका उपयोग करते हैं क्लाउड के परीक्षण के लिए। लेकिन करें, क्या इससे आपकी जीवन की कठिनाई नहीं बढ़ जाती, क्योंकि उन्हें आपके साथ काम करने के लिए एक बहुत अधिक ठोस निर्णय लेना होता है, बजाय एक प्रकार के उपयोगानुसार भुगतान मॉडल के? नहीं, वास्तव में नहीं। बहुत अच्छा प्रश्न वैसे। इसलिए नहीं क्योंकि यह सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार के बैंकों के साथ काम कर रहे हैं। तो मैं जानती हूँ कि इस समय मैं कहूँगी कि एक औसत बैंक के साथ हम औसत काम करते हैं। उपयोग, मैं कहूँगी अवधारणाओं के कहीं 50 से 20 प्रमाण एक वर्ष के लिए उनके पहले वर्ष में आप पाते हैं। ठीक है, हम छोटे बैंक के साथ काम करना शुरू करेंगे। ये थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन नहीं, वास्तव में ये उनको एक गति देता है। तो अधिकांश लोग एक लंबी अवधि के लिए साइन अप करते हैं, और वे साइन अप करते हैं। वे 1 से 2 व्यावसायिक इकाइयों के साथ शुरू करते हैं, और जैसे जैसे शब्द फैलते हैं ये ऐसा होता है। ठीक है, अच्छा, वे 2 व्यावसायिक इकाइयाँ क्यों अधिक उत्पादन कर रही हैं? वे अपने ग्राहकों के लिए अधिक क्यों निकाल रहे हैं? आप जानते हैं। ठीक है, हमें इस पर जाना है, और फिर बस और अधिक व्यावसायिक इकाइयाँ। और आपके दृष्टिकोण से सफलता का माप बाजार को गति देना है, या उसके अलावा कुछ और भी है? या गति में मानता हूं परिणाम बाजार है। हाँ, तो समय का मूल्य कैसे हम इसे आंतरिक रूप से मापते हैं, और सही निर्णय लेने में कितना समय लगा। ये दिलचस्प है क्योंकि कभी कभी मैं देखती हूँ, ओह, आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से कितने उत्पादन प्रमाण हैं। मैं चाहता हूं कि आप उस सवाल का उत्तर दें। वास्तव में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोग सफलता का आकलन इस आधार पर करेंगे कि उत्पादन पर कितना खर्च हुआ। लेकिन सिर्फ क्योंकि आपने एक प्रमाण संदेह चलाया और आपने निर्णय लिया कि आप उस विक्रेता के साथ प्रगति नहीं करेंगे, वास्तव में ये एक अच्छी बात है, क्योंकि यह वास्तव में एक सही निर्णय होगा। मैं सहमत हूं। तो आपने उन्हें गलत निर्णय ना लेने में मदद की है। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद आपने उन्हें एक गलत निर्णय से बचाया। लेकिन दीर्घकालिक रूप से लोग निर्णय लेना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। हम सभी समझते हैं कि एक बार जब चीजें उत्पादन परिवेश में चली जाती हैं तो आप, जिसे मैं प्रयोगशाला प्रभाव कहता हूं, उससे बाहर निकल जाते हैं, है ना? कई अन्य कारक भी भूमिका निभाते हैं जो न केवल आपके बल्कि उस टीम के भी नियंत्रण से परे हैं जो आपके साथ परीक्षण कर रही थी। सही, इन कार्यक्रमों या पहलों का कितना प्रतिशत वास्तव में मूल्य प्रदान करता है? और आपके तर्क के रूप में बस ये कहना है कि ये उससे अधिक है जो उन्होंने पहले किया था, तो इसलिए ये योग्य है। देखिए, मुझे नहीं पता कि यह पहले की तुलना में अधिक था या नहीं, 2 कारणों से। 1, उन्होंने इसे कभी नहीं मापा, सही। और 2, जैसे अधिकांश लोग इसे नहीं मापते हैं, अधिकांश संगठन।
और नंबर 2, आप आमतौर पर एक विक्रेता का चयन करते हैं और आप उन्हें अंत तक ले जाते हैं, और जब आप उत्पादन के करीब होते हैं तो देते हैं ये काम नहीं करता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने अब इसमें 18 महीने डुबो दिए हैं, हम लाइव जा रहे हैं, मेरे पास यहाँ समय बचा नहीं है। सही। तो इसे मापना वास्तव में कठिन होता है जो हम देखते हैं। तो अगर परियोजना प्लेटफॉर्म में प्रश्नों में से एक है कि क्या परियोजना का वित्त पोषण हुआ है या नहीं, मैं इसे मज़े के लिए कर रही हूँ। सही। ठीक है। एंड उसके बाद अगर इसे वित्त पोषित किया गया है तो अधिकांश लाइव हो जाते हैं, और मैं कहूँगी कि 60 से 70% प्रगति होती है। तो 30 से 40% लोग कहेंगे नहीं, ये गलत निर्णय है, इसे मत करो। और ये होता है कि क्षमता मिलती है लेकिन ये प्रदर्शन पर विफल रहता है, उदाहरण के लिए। लेकिन फिर अंततः वे सही समाधान ढूंढ लेंगे, तो सब कुछ आगे बढ़ता है। ये बस तेजी से चलता है। ठीक है, तो अब मैं 2 अलग अलग बातें कर रहा हूं। मैं एक टोपी पहनने जा रहा हूं फिनटेक या एक प्रौद्योगिकी प्रदाता के लिए। आप मेरे लिए काफी समस्याजनक हो सकते हैं। सही, क्योंकि मैं आपके प्लेटफॉर्म पर आता हूं और मैं हर उस अवसर को खोता रहता हूं जो मुझे मिल सकता था। ठीक है, तो क्या वहां विक्रेता हैं जो कुछ कह रहे हैं? हमें वास्तव में अब प्लेटफॉर्म पर जाने की इच्छा नहीं है। सही, क्योंकि विशेष केवाईसी प्रदाता और शायद जो श्रेष्ठ होता है हमेशा चुना जाता है। सही। मेरे लिए बेहतर है कि मैं सीधे ग्राहक के पास जाऊं और कोई भी मुझ पर जो भी दबाव डाले मैं उसके अनुरूप ना हो जाऊं। हाँ, निश्चित रूप से वहाँ जानने के लिए बहुत कुछ है और वास्तव में अच्छा प्रश्न है। तो एक फिनेटेक के रूप में आप आते हैं और कहते हैं ठीक है, मैं आपके माध्यम से क्यों जाऊँगा, मेरा मूल्य क्या है। तो मूल्य वास्तव में उनके लिए निर्णय का समय होता है, क्योंकि अगर इन सब के बारे में विशेष रूप से सोचें तो आप जानते हैं युवा उभर रहे हैं और स्थापित हो रहे हैं। जैसे कि मेरे पास 12 महीने नहीं हैं, जब तक कि आप पिगी बैक में ना हो तब तक आपके पास सभी समय है, और वास्तव में आपके पीछे पी नहीं होते हैं जो कहते हैं आगे चलो। इसलिए यह निर्णय का तेज समय होता है। आप सड़क से या बगीचे के रास्ते से बहुत नीचे नहीं उतर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अगर कोई केवाईसी प्रदाता है जो हमेशा आपके खिलाफ जीत रहा है तो आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आपके पास इसे जानने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि इसमें से कुछ भी सार्वजनिक नहीं है। ऐसा तब तक होता है जब तक बैंक हर उस बैंक को नहीं चुनता जिसके साथ उन्हें नुकसान होता है, उन्हें बताता रहता है अरे आप एक विशेष विक्रेता से हार गए हैं। उस प्रदाता के पास इसे जानने का कोई तरीका नहीं है। और अगर ऐसा हो रहा है तो मुझे लगता है कि आपको वास्तव में अपने उत्पाद का मूल्यांकन करने और ये देखने की ज़रूरत है कि बाज़ार में क्या हो रहा है। आपके पास अच्छी प्रतिस्पर्धा है, और हमारे दृष्टिकोण से, ठीक है, जैसे हमें ऐसे लोग मिलते हैं अरे मैं अपनी बिक्री प्रक्रिया में इस पदकों पर नहीं जाना चाहता। और मेरा यही मतलब था, है ना, मेरी बिक्री प्रक्रिया पदकों पर जो मैं वास्तव में बेचना चाहता हूं। ठीक है, आप मूल रूप से मुझे मानदंडों के एक सेट के अनुरूप ढाल रहे हैं। एक संगठन के रूप में मेरे लिए और भी बहुत कुछ है। सब कहाँ जाता है? तो बैंक अभी भी फिनटेक से बात कर रहा है। हम उस बातचीत को बदलते नहीं हैं। हम जो मदद करते हैं वह है गति बढ़ाना। आप वास्तव में एक प्रमाण के संदर्भ में चलते हैं और तकनीकी रूप से साबित करते हैं कि उत्पाद मौजूद है और यह ग्राहक की आवश्यकताओं को पूरा करता है। हम आपका आकर्षण और आपके संगठन द्वारा दी जाने वाली हर चीज़ को नहीं छीन रहे हैं। आप प्लेटफॉर्म के बाहर अभी भी ऐसा कर सकते हैं। इस तरह आप वास्तव में परीक्षण के उस बिंदु तक पहुंचते हैं। मेरा मतलब ये एक एक्सेल है। यही एक त्वरक है। ठीक है, आइए 2 मिनट के लिए इस बातचीत से बाहर आएं। समझाने के लिए धन्यवाद। मुझे लगता है कि वह काफी स्पष्ट था। यदि मेरे जैसा कोई व्यक्ति इस प्रक्रिया को समझ सकता है तो मुझे पूरा यकीन है। मैं बस आपकी बात में यह जोड़ना चाहता हूं, जैसे हमें कभी कभी बिक्री टीमों द्वारा विरोध का सामना करना पड़ डीएचता है, तो कुछ बिक्री टीमें निश्चित रूप से प्यार करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, वे जो आपके उत्पाद में विश्वास करते हैं, वे आपके मूल्य प्रस्ताव में विश्वास करते हैं। और ये ऐसा है, ठीक है, अगर हम जाते हैं तो हम जीतेंगे। और हमें कभी कभी कुछ प्रोफाइलर कंपनियां मिलती हैं और ये हमेशा बिक्री टीम होती है जो पीछे हट जाएगी, क्योंकि वे ऐसे हैं कि नहीं, मेरे पास एक बिक्री प्रक्रिया है। यह वास्तव में मेरी बिक्री प्रक्रिया को बाधित करता है जिससे हमें वह मिलता है। लेकिन फिर आप जानते हैं, अंततः जब आप सीईओ के संस्थापकों से बात करते हैं तो वे कहते हैं यह स्वाभाविक ही है। ये वास्तव में सिर्फ एक प्रमुख चैनल ही नहीं है, बल्कि हमें अपने उत्पाद के पीछे खड़े होना चाहिए, न कि हम कितना समय ग्राहक के साथ बाहर बिताते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। आपका मतलब है कि हम कुछ साल पहले मिले थे? हाँ, आपने इस पे करीब 5 या 6 साल बिता दिए हैं। हाँ, मुझे लगता है हम कोविड के ठीक बाद मिले थे, है ना? लंदन में कोविड के ठीक बाद। मुझे याद है आपने मुझसे बात की थी कि आपने बैंकिंग में नवाचार को कैसे विकसित होते देखा है। लेकिन मैं आपसे थोड़ा और स्पष्ट होने के लिए कहूँगा, इन बैंकों को बड़े बैंकों और थोड़े मध्यम आकार के बैंकों में विभाजित करने का प्रयास करें। लेकिन इन सभी के साथ मैं पुराने बैंकों के बारे में बात करना चाहता हूँ। मैं नए युग के बैंकों के बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ जो पिछले 3 से 4 साल में शुरू हुए हैं। ठीक है, आपने इन दोनों खंडों के बीच कैसे देखा है? मैं उन्हें बड़ा कहता हूँ, लेकिन इतना बड़ा नहीं। आपने जो काम किया है उसके दौरान पिछले 5 से 6 सालों में नवाचार कैसे विकसित हुआ है? तो 5 से 7 साल पहले बाजार का प्रकार और फिर अधिकार क्षेत्र या स्थान पर निर्भर करता है। वहाँ बहुत सारा थिएटर था।
हमारे उद्योग में स्वीकार्य मात्रा में थिएटर होना आम बात है। ज़रूर, इसकी अपनी जगह है, मैंने इसे स्वीकार कर लिया है। लेकिन जो मैंने देखना शुरू किया वह था, नवाचार वास्तव में बदल गया है। यह अब नवाचार जैसा नहीं है। हाँ, वहाँ नवाचार है। टीमें तब एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, लेकिन नवाचार वास्तव में अब व्यवसाय का हिस्सा है। और मैं 1 मिनट के लिए बड़े बैंकों के बारे में बात कर रहा हूँ, और यह बदलाव की गति से काफ़ी हद तक प्रेरित है, महामारी से प्रेरित है। ठीक है, जहाँ हर किसी को ऐसा करना पड़ा, तेज़ी लाना और डिजिटल करना अचानक ही नया मानक बन गया और लोगों ने पीछे हटना शुरू कर दिया और इसे फिर से बढ़ा दिया गया है। और अब आप देख रहे हैं, आप जानते हैं, प्रौद्योगिकी में तेज़ी से प्रगति हो रही है। आप जानते हैं, टोकनाइजेशन फिर से एजेंडे में है। हर सीईओ कहता है, अरे हम वास्तव में क्या करने जा रहे हैं, वास्तव में मेरे कार्यबल के लिए इसका क्या अर्थ है। मेरे शेयरधारक पूछ रहे हैं कि हम इसके आसपास क्या कर रहे हैं। तो आप जानते हैं, ये इन बड़े संगठनों के भीतर बहुत सारे बदलाव ला रहा है, और ये सिर्फ शुद्ध अर्थशास्त्र है। बाजार अब अलग है। तो ये सभी परिवर्तन हैं, सभी कारक हैं जो नवाचार को चला रहे हैं, लेकिन यह उस तरह से नवाचार को नहीं चला रहा है जैसा कि यह 5-6 साल पहले हुआ करता था। ये ऐसा है, ओह चलो अध्ययन करें कि क्या हो रहा है। नहीं, हमें वास्तव में नवाचार करने की आवश्यकता है। हमें अपने उत्पाद को प्राप्त करने की आवश्यकता है। हमें अपने उत्पाद को सस्ता, तेज़ी से प्राप्त करने की आवश्यकता है। तो ये ऊपर से नीचे आ रहा है और ये हर किसी के प्रदर्शन संकेतकों में गहराई से जुड़ा हुआ है। खैर, ये एक बोझिल प्रश्न है। मैं उसी के इर्द गिर्द घूमने जा रहा हूँ। मुझे सभी के KPIs या संकेतकों की जानकारी नहीं है। ठीक है, तो लेकिन वहाँ यह मदद करने के लिए आ रहा है। लेकिन यह भी इन संगठनों में P&L मालिकों द्वारा भी संचालित होता है, क्योंकि बाजार उत्कृष्ट है और आपके पास फिनटेक्स हैं, आपके पास नियो बैंक्स हैं। हाँ, हम इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि वे ये कैसे कर रहे हैं, लेकिन वे मुश्किल स्थिति में हैं। वे वास्तव में एक बड़े कारक हैं जो ग्राहकों को दूर ले जा रहे हैं। तो इसे आप जानते हैं, हम आंतरिक रूप से 3 Rs के बारे में बात करते हैं। ये नया रेवेन्यू है। ये मौजूदा ग्राहकों को बनाए रखना है, इसलिए इसे अभी भी तेज़ी से सस्ता, बेहतर मूल्य वर्धित करना होगा। लेकिन रिकवरी भी है। तो क्या आप तनीकरण कर रहे हैं? क्या आप धोखाधड़ी के माध्यम से पैसा खो रहे हैं? क्या आप साइबर के माध्यम से पैसा खो रहे हैं? आप जानते हैं, और अक्षमता। इसीलिए 3 Rs सभी संगठनों में बहुत प्रमुख हैं, और ऐसा लगता है जैसे ये सिर्फ बैंक नहीं है। क्या छोटे बैंकों के लिए ये कुछ अलग है? ये खराब है, ये अलग है। खराब के लिए बेहतर या बेहतर के लिए खराब? ये खराब के लिए खराब है, क्योंकि छोटे बैंकों के पास वह सुविधा नहीं है, या कुशन या पैडिंग नहीं है जो उन्हें अपना समय लेने की अनुमति दे। लेकिन हाँ, तो वे अधिक निपुण हो सकते हैं, लेकिन उनके पास वही विनियमन है जो उन्हें एक बड़े संगठन के रूप में पूरा करने की आवश्यकता है। तो वे फिर क्या अलग कर रहे हैं? मेरा मतलब है, यह संगठन के प्रकार पर निर्भर करता है, लेकिन वे जो अलग ढंग से कर रहे हैं वह वास्तव में सिर्फ इसलिए अत्यधिक केंद्रित हो रहा है। जब हम छोटे संगठन कहते हैं, तो यह उत्पाद लाइन या अधिकार क्षेत्र या आकार पर आ जाता है। तो ये 3 तरीके हैं जिनसे आप एक छोटे या छोटे संगठन को मापते हैं। लेकिन यह सिर्फ ध्यान केंद्रित हो रहा है, जबकि बड़े लोग मूल रूप से नीचे चढ़ रहे हैं और जा रहे हैं। ठीक है, हम मुख्य व्यवसाय पर जा रहे हैं, और मुद्दा यह है कि वे नवाचार के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। वे परिवर्तन के बारे में बात कर रहे हैं, डिजिटल परिवर्तन के अंश में नहीं। लेकिन वास्तव में यह परिवर्तन का एक नया स्वाद है जिसे हम आते हुए देखना शुरू कर रहे हैं। यह पुराने डिजिटल परिवर्तन और नए नवीनीकरण का संयोजन है। तो मुझे एक सवाल पूछने दीजिए। इसका उत्तर न देने का चयन करें, क्योंकि हो सकता है कि यह वह क्षेत्र नहीं है जहां आप उत्तर देने में सहज हों। तो आप जानते हैं, ओपन बैंकिंग जैसी चीजें बैंकों को नए ऑपरेटिंग मॉडल अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं, है ना? और बात करते हैं उसकी जिसके बारे में हर कोई एक सेवा के रूप में बैंकिंग की बात करता है। ठीक है, 2 काफी बड़े विषय। हाँ, यह है। और मैं तीसरा एम्बेडेड फाइनेंस जोड़ने दीजिए। और आप जानते हैं कि हमने वहां लगभग सभी चीजें शामिल कर ली हैं, स्पष्ट रूप से। और तब आप इसमें AI को मिलाते हैं, जो जाहिर तौर पर एक त्वरक है। मैं सिर्फ साइबर सुरक्षा जोड़ना चाहता हूं, क्योंकि मैं खुद को अलग थलग महसूस कर रहा था। हम बिंगो खेल रहे थे। लेकिन आप किसे देखते हैं? क्या आप देखते हैं कि ये छोटे बैंक वास्तव में इस बैंकिंग को सेवा क्षेत्र के रूप में अपनाने की दिशा में विकसित हो रहे हैं? या क्या आप देखते हैं कि बड़े वाले इस तथ्य को पचाने में सक्षम हैं कि शायद अल्पावधि में आय का थोड़ा सा हनन हो सकता है, लेकिन लंबी अवधि में वे प्रमुख बैंकों के रूप में उभरेंगे, क्योंकि यह सिर्फ एक और उत्पाद श्रृंखला बन जाएगी? क्या आप जानते हैं, मैं आपसे सट्टेबाजी करने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन क्या आप देखते हैं कि ऑपरेटिंग मॉडल में इस बदलाव का जवाब देने के लिए बैंकों का कोई समूह बेहतर स्थिति में है? ये सचमुच कठिन प्रश्न है। मुझे यह प्रश्न सचमुच पसंद आया, इसलिए मैं 1 पॉइंट लेने जा रहा हूं, और मैं सब कुछ नहीं जानता। तो मैंने कुछ छोटे बैंक देखे हैं। वास्तव में छोटे बैंक राज्यों में बारों में सच में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि बाजार को पिछले कुछ महीनों में विनियामक द्वारा बिल्कुल ही बदल दिया गया है, और मुझे यकीन है कि आपने भी ऐसा ही देखा होगा। जब आप अन्य न्याय क्षेत्रों में बाहर देखना शुरू करते हैं, तो इसकी मात्रा कम होती है, इसलिए आप उतना नहीं देख पाते हैं। और नियामक के पास ऐसा कुछ नहीं है। इसके अलावा
आप जानते हैं अधिक अनुपालन है और हर कोई अनुपालन कर रहा है, बहुत अधिक अनुपालन है आप जानते हैं, या बेहतर अनुपालन प्रथाएं हैं। इसलिए मुझे लगता है कि हम छोटे बैंक हैं जो बुरे पक्ष से संघर्ष कर सकते हैं। वास्तव में अनुपालन खंड का ना होना बुरे पक्ष पर आधारित है। बड़े बैंकों के लिए मैं सोचता हूँ कि यह निश्चित रूप से एक रणनीतिक प्रश्न है, क्योंकि वे नहीं जा सकते। ठीक है, हम सब कुछ बंद कर देंगे और हम शुद्ध व्यापार की वस्तु होंगे, क्योंकि यह वही है। हम शुद्ध व्यापार की वस्तु होने जा रहे हैं और हम बस हर एकल चीज़ के साथ बात करने जा रहे हैं, क्योंकि बाज़ार में अन्य खिलाड़ी हैं जो उतनी ही आसानी से अन्य चार्टर्स का उपयोग करके वही काम कर सकते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि ये होगा। मुझे पता है, मुझे लगता है कि बड़े बैंक कोशिश कर रहे हैं और वे उस जेब को खोना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वे वास्तव में बढ़ने के लिए अपने कॉरपोरेट संस्थागत बैंक व्यवसाय एसएमई व्यवसाय का लाभ उठा सकते हैं, अगर उनके पास वह क्षमता होती। लेकिन मैं उन्हें जाते हुए नहीं देखता। ठीक है, हम बाकी सब कुछ बंद करने जा रहे हैं। नहीं, मैं उन्हें खुद को बंद नहीं होते देखता हूं। मैं वास्तव में नहीं समझता कि ये एक बाइनरी प्रश्न है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मुझे लगता है कि उनमें से बहुत से लोग एक बैंक के भीतर एक बैंक या एक बैंक के भीतर एक बांस बैंक बनाएंगे, है ना? लेकिन यहां सवाल यह है कि क्या उस बांस खिलाड़ी को उस प्रकार की चुस्ती की आवश्यकता होगी, और सांस्कृतिक रूप से क्या वे कभी भी पर्याप्त रूप से चुस्त होंगे? और यही सवाल मैं हमेशा पूछता हूं। यानी हर बैंक कल्पना के किसी न किसी दायरे में एक डिजिटल बैंक है, ठीक है? क्योंकि आप जानते हैं जेपी मॉर्गन, मुझे नहीं पता, प्रौद्योगिकी पर एक वर्ष में लगभग 7 बिलियन खर्च करते हैं, जो कि किसी और की कल्पना से भी कहीं अधिक है। मुझे नहीं पता कि उसमें कितने शून्य हैं। ये 10 बैंकों का संयोजन है। बिल्कुल सही, कुछ इस तरह। तो वे डिजिटल हैं। यहाँ सवाल यह है कि क्या बड़े बैंकों के पास इन डिजिटल हमलावरों को लॉन्च करने के लिए पर्याप्त क्षमता होगी, ताकि बेस को एक सर्विस लाइन के रूप में इस्तेमाल किया जा सके, जिसे बैंक के पिछले हिस्से से मदद मिलती है, लेकिन सामने वाला फुर्तीला और चुस्त है। और आप जानते हैं, इन सभी प्रकार के एम्बेडेड वित्त सौदों के संकेत देते हैं। मुझे लगता है कि जूरी अभी बाहर है। आपको पता है, ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि बड़े बैंक आंतरिक रूप से प्रबल होंगे। अंततः अमेरिका में छोटे बैंक हैं जो असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन मैं ये नहीं देखता कि कोई बड़ा बैंक बंद हो जाता है और कहता है कि हम केवल सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनेंगे। मैं ऐसा होते हुए नहीं देखता, और शायद ये अभी बहुत जल्दी है। मुझे आपसे एक और सवाल पूछने दीजिए, बस आपको एक असहज स्थिति में डालने के लिए, क्योंकि हमने वह यात्रा पहले ही कर ली है। फिनटेक बैंक संबंध, ठीक है? तो हमने वो देखा है। आप जानते हैं, मुझे लगता है कि मेरी उम्र इतनी है जब ये पूरी फिनटेक धोखाधड़ी शुरू हुई थी, है ना? आप जानते हैं, ये डेविड बनाम गोलियत के बारे में बहुत कुछ था। फिनटेक्स आ रहे हैं। आप जानते हैं कि बैंक खत्म होने वाले हैं, और आप जानते हैं सच्चाई ये है कि बैंक बम्पर मुनाफा कमा रहे हैं। फिनटेक इस अर्थ में बेहद प्रभावशाली रहे हैं कि उन्होंने बैंकों को आमतौर पर तेज गति से कुछ बदलाव करने के लिए मजबूर किया है, जो बैंकों की ने किया होता, ठीक है? लेकिन लोगों को समझना होगा कि बैंक उच्चतम स्तर पर विनियमित होते हैं। तो आप जानते हैं, अंत में उन्हें उस अनुपालन का प्रबंधन करने की आवश्यकता है। क्या बैंक फिनटेक्स के साथ कुछ अलग तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, जैसा कि वे कुछ वर्षों पहले कर रहे थे? क्या यह अभी भी मालिक नौकर का रिश्ता है, या क्या वे वास्तव में किसी के साथ सहनिर्माण, सहयोग और साझेदारी कर रहे हैं, जो वास्तव में धूल में एक कण है जब आप इसकी तुलना इन कुछ बड़े बैंकों से करते हैं? क्या वे, आप जानते हैं, क्या वे उन्हें उचित सम्मान दे रहे हैं? ये वास्तव में बैंक और उसके भीतर के व्यक्तियों पर निर्भर करता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि सुई बदल रही है, यहाँ तक कि तब से जब मैं 2018 में फिनटेक के साथ काम करने की कोशिश कर रहा था, जहाँ जैसे आप सभी सही इरादों के साथ शुरुआत करते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि सामान्य खाता बही या लेन देन कैसा दिखता है। आप अपना आपा खो देंगे। जैसे कि आप मेरे साथ काम करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि आप नहीं जानते कि लेन देन कैसा दिखता है, लेकिन साथ ही हम देख रहे हैं कि बहुत अधिक साझेदारी है। इसका मतलब ये नहीं है कि खरीद टीम फिनटेक या विक्रेता से सब कुछ छीनने की कोशिश नहीं करती है, क्योंकि ये उनका काम है, ये उनके KPIs हैं। सही या गलत कहने का सवाल नहीं है। इसलिए खरीद करने वाले लोग अभी भी उन पर पागल होने के लिए बचे हुए हैं। खैर, बैंक के लिए सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त करना उनका काम है। तो मुझे लगता है कि यदि आप चीज़ों के स्पेक्ट्रम को देखते हैं, जैसे कि शुरुआत, आप जानते हैं, सामने का दरवाज़ा जहां फिनटेक संगठन में प्रवेश करते हैं, इनोवेशन टीम, उत्पाद टीम, प्रौद्योगिकी टीम, खरीद, कानूनी डेटा, हर चीज़ से उन्हें गुजरना पड़ता है। इन सभी में सकारात्मक बदलाव की गुंजाइश है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे लगता है कि हम अभी भी वहाँ हैं, और बात यह है कि मैं आपको एक सलाहकार का उत्तर दे रहा हूँ। यह निर्भर करता है कि आप किस संगठन की बात कर रहे हैं, वे इसमें कितनी देर से हैं। लेकिन क्या आप आमतौर पर बदलाव देख रहे हैं? क्या वे ऐसे होते जा रहे हैं? तो आप, क्योंकि मैं स्वयं इसे ठीक से देख सकता हूँ। मैं एक सलाहकार हूँ, ठीक है? और मैं सच में देख सकता हूँ, और मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय सलाहकार के रूप में बिताया है, हालांकि मैंने उद्योग में भी काम किया है, ठीक है? मुझे लगता है बैंक, बड़े और छोटे,
मैं संस्कृति से प्रेरित होने के नाते इसकी सराहना करता हूँ। वे इस बात की सराहना करने लगे हैं कि हालांकि ये खिलाड़ी छोटे खिलाड़ी हैं, लेकिन वे जिस मूल्य को अनलॉक करने में मदद कर सकते हैं वह काफ़ी ज़बरदस्त है, तो वे उन्हें पालना चाहते हैं। आप जानते हैं उनमें से कई ने बहुत आक्रामक सीवीसी हथियार बनाए हैं और आप जानते हैं वे अमेरिका में निवेश कर रहे हैं। आप जानते हैं कि ऐसे बैंक हैं जिनके पास फिनटेक में 90-100 से अधिक अलग अलग निवेश हैं। ठीक है, बड़ी तकनीकी कंपनियों के संचालन के तरीके से ये बिल्कुल मिलता जुलता है। ठीक है, आप जानते हैं उन्होंने दूर दूर तक निवेश किया है क्योंकि उन्हें एहसास है कि आप जानते हैं त्वरण भी एक चौड़ाई का खेल है ना। इस अर्थ में यदि मैं कहूँ तो आप जितनी अधिक गति वाली नौकाओं को बंदरगाह से बाहर जाने दें। ये निश्चित रूप से एक फनल है। आप जानते हैं ये निश्चित रूप से एक फनल है। ये संख्याओं का खेल है ना, तो आप खेल सकते हैं और त्वरण के भीतर। और मैं वास्तव में सहमत हूं और यही वह जगह है जहां मुझे वास्तव में काफ़ी दिलचस्पी है। आप आपके जैसे प्लेटफॉर्मों को जानते हैं क्योंकि आप जो करने का प्रयास कर रहे हैं वह यह है कि आप जानते हैं हम बाजार में खिलाड़ियों का प्रसार देखने जा रहे हैं। इसमें लगभग इतना ही चक्र लगेगा। आप जानते हैं आपको अभी भी भौतिक निर्णय लेने हैं। क्या हम आपकी तुलना में थोड़ा बेहतर भौतिक निर्णय लेने में आपकी मदद कर सकते हैं जो बहुत तेज गति से हो, है ना? यदि मुझे आपकी थीसिस को संक्षेप में प्रस्तुत करना होता तो मैंने अच्छा काम नहीं किया होता, लेकिन आप जानते हैं कि मैं इसे सबसे अच्छे से कर सकता था। चलो वापस नाया वन पे चलते हैं। ठीक है, मैं बस एक और बात जोड़ना चाहता था क्योंकि हमारी पिछली चर्चा में हमने प्रक्रिया से नाराज़गी दूर कर ली है ना? जहां आपको क्लाउड, सुरक्षा, इन सभी अन्य समीक्षाओं से गुजरना नहीं पड़ता है, जिसके बाद आपको उत्पाद वार्तालाप, मूल्य वर्धित वार्तालाप करने से पहले 6 महीने लगते हैं। तो ये मेरे पहले तर्क के अनुसार प्रक्रिया और लोगों की सहायता के लिए हमारे मंच का उपयोग करने जैसा है। यहीं से हम शुरुआत करते हैं, हम बाद में इसे प्राप्त कर सकते हैं। अभी मैं बस यह जानना चाहता हूं कि आपका मूल्य प्रस्ताव क्या है और मुझे यह साबित करें कि हम वास्तव में अपने ग्राहक की मदद करने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। वह एक है। दूसरी बात यह है कि इस समय बैंकरों पर अपने उपभोक्ताओं को न केवल अग्रिम पंक्ति बल्कि ए से जेड तक मूल्य पहुंचाने का भारी दबाव है। इसलिए मुझे लगता है कि इसका इस बात पर भी प्रभाव पड़ा है कि आप अपनी बात कैसे कहें, फिनटेक या उभरते तकनीकी प्रदाताओं के साथ कैसा व्यवहार करें। मुझे लगता है कि यहाँ कुछ है। मुझे लगता है कि आप मुझे वास्तव में मदद कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगर हम मिलकर कुछ सकते हैं। तो ये मुझे अगले प्रश्न पे ले जाता है, तो सही जगह पर। ठीक है, क्या आप इस मूल्य का अधिकांश हिस्सा उपभोक्ता खुदरा बैंकिंग पक्ष में देख रहे हैं या आप कॉरपोरेट वाणिज्यिक बैंकों को भी देख रहे हैं? ठीक है, यह भी महसूस कर रहे हैं क्योंकि ईमानदारी से कहें तो आप जानते हैं कि बैंकिंग का वह पक्ष खुदरा बैंकिंग पक्ष से काफ़ी बड़ा है। हाँ, यहाँ ग्राहकों की संख्या बहुत अधिक है, लेकिन वहाँ जो मूल्य बैठता है वह बहुत बड़ा है। क्या बैंक आपके जैसे प्लेटफॉर्म का उपयोग उस दर पर नवाचार करने के लिए करना शुरू कर रहे हैं जैसा आप मानते हैं? आप जानते हैं ध्यान देने योग्य तो CIB पक्ष पर पैसे या डॉलर की मात्रा अधिक होती है, हालांकि लेन देनों की संख्या यहाँ से कहीं कम होती है। ठीक है, इसलिए हम अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो मात्रा देखते हैं वह उपभोक्ता और खुदरा क्षेत्र में अधिक है। अगला सेट SMB पक्ष होगा जो छोटे व्यापार बाजार से बहुत कम होता है। CIB बड़े संस्थागत पर अभी भी कुछ चीज़ें होनी बाकी हैं। उस तरफ बहुत सारी दिलचस्प भुगतान संबंधी चीज़ें चल रही हैं। कॉरपोरेट भुगतान। हाँ, कॉरपोरेट भुगतान। तो फिर आपके पास एक सेवा लाइन के रूप में भुगतान है जो आपको क्षैतिज रूप से प्राप्त होता है। भुगतान में बहुत कुछ हो रहा है और मैं जानता हूँ कि आप फिर से बैंक के आकार और उनकी संरचना पर निर्भर हो सकते हैं। आपके पास तीनों व्यावसायिक इकाइयों में भुगतान है, लेकिन आपके पास भुगतान स्टैक भी है जो चल रहा है और हम बहुत सारी कार्रवाई देख रहे हैं क्योंकि बैंक भी स्मार्ट हो रहे हैं। जैसे मैं नहीं चाहता कि प्रत्येक व्यवसाय इकाई प्रत्येक व्यवसाय में भुगतान समाधान खरीदे। मैं एक भुगतान समाधान खरीदना चाहता हूं जो हर किसी को सेवा प्रदान कर सके और फिर आपको जो कुछ भी चाहिए वह सब शीर्ष पर हो। तो हमें बहुत सारे भुगतान दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर हम CTO और तकनीकी टीमों, प्लेटफॉर्म टीमों की ओर से भी बहुत सारी कार्रवाई देख रहे हैं क्योंकि उन्हें बैंक में कोई अन्य व्यावसायिक इकाई पसंद नहीं है। वे बैंक को विकसित करने और मदद करने के लिए प्रौद्योगिकी तक पहुँच नहीं पा सकते हैं। तो मैं कहूँगा, आप जानते हैं CCOs और CTOs वास्तव में हमारे सबसे बड़े व्यवसायों में से एक हैं। और इसलिए यहाँ प्रश्न उठता है, तो आप केवल उत्पाद संबंधी समस्याओं का समाधान नहीं कर रहे हैं, है ना? आप सिर्फ ये नहीं कह रहे हैं कि यहाँ एक और KYC टूल है, यहाँ एक और बचत उत्पाद, एक और धन उत्पाद है। आप व्यापक तकनीकी ज़रूरतों का समाधान कर रहे हैं। यह परिवर्तन है, ठीक? और परिवर्तन को तकनीक की ज़रूरत होती है और तकनीक की ज़रूरत सिर्फ सामने की लाइन, मध्य कार्यालय, पिछले कार्यालय द्वारा नहीं होती। ये वास्तव में A से Z तक की ज़रूरत होती है। तो वस्तुतः हमारे पास ऐसे वकील हैं जो हमारे मंच पर कानूनी तकनीक की तलाश कर रहे हैं, विशेष रूप से जीनी क्षेत्र में। ठीक है, क्योंकि इस समय बैंक के अंदर किसी भी जीनी को प्राप्त करना वास्तव में कठिन है। तो वे हमारे प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं जो बैंक के साथ एकीकृत नहीं है, ताकि वे सुरक्षित रूप से विधिक तकनीकी समाधानों का मूल्यांकन कर सकें। तो वह उनकी मदद कैसे कर सकता है?
मार्केटिंग तकनीक के साथ भी ऐसा ही है। स्पष्ट रूप से ये थोड़ा अधिक उन्नत है। और क्या उस दृष्टिकोण से आपके व्यवसाय पर कोई दबाव है? क्या आपको बिल्कुल नई तरकीब सीखनी होगी? नहीं, जैसे कि हमने प्रिंटर को बिना कुछ दिए उसे डिज़ाइन किया है, ये बहुत सरल है। ये है उच्च मानक रखने वाला बाजार सिंथेटिक डेटा है जिसका सांख्यिकीय औसत रिवर्स इंजीनियर नहीं किया जा सकता है, और वहाँ सुरक्षित वातावरण की योजना बनाई गई है। SaaS प्लेटफॉर्म के रूप में आप विक्रेता का परीक्षण करना चाहते हैं, आप विक्रेताओं की तुलना करना चाहते हैं, आप ग्राहक यात्राओं का संचालन करना चाहते हैं, आप प्रोटोटाइप बनाना चाहते हैं, आप उभरती हुई तकनीक का परीक्षण करना चाहते हैं, आप टोकनीकरण का परीक्षण करना चाहते हैं। यही तो बैंक करते हैं। और क्या हम देखना शुरू कर रहे हैं? मुझे लगता है कि अब आप डिजिटल एसेट्स के आसपास बहुत कुछ देखना शुरू कर रहे हैं। हाँ, हम देख रहे हैं। हाँ, पिछले 6 महीने से बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और अब हम CBDC को फिर से उभरता हुआ देखना शुरू कर रहे हैं। और क्या इसका मतलब यह है कि आपको लोगों का एक बिल्कुल नया समूह विकसित करना होगा? क्योंकि आपने कहा था, आप जानते हैं, वास्तव में बैंकरों के एक समूह ने इसे स्थापित किया है, लेकिन ये बैंकर अब तकनीकविद हैं, है ना? वे आपके साथ काम कर रहे हैं। तो क्या ऐसे लोगों की एक पूरी नस्ल है जिनका आप पीछा कर रहे हैं और कह रहे हैं, अरे इस डिजिटल संपत्ति की दुनिया को समझने में हमारी मदद करें ताकि हम शुरू कर सकें? आप जानते हैं, सही खिलाड़ियों को चुनना और उनकी जांच करना। आप जानते हैं, आप सत्यापित शब्द का प्रयोग करते हैं। क्या आप ऐसा जानते हैं? जब तक आपने मुझसे ये प्रश्न नहीं पूछा तब तक मैंने वास्तव में इस पर विचार नहीं किया था। नहीं, हम डिजिटल एसेट में नौकरी पर नहीं जा रहे हैं। बेशक हमारे पास कुछ लोग हैं जो इसमें काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास बैंकों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक अच्छा नेटवर्क है, हम बस उन्हें कॉल करके पूछते हैं, आप क्या देख रहे हैं? जब हम बात करते हैं तो क्या होता है, आप जानते हैं, हम VC से बात करते हैं, और जब हमें पसंद आता है तो नाया वन नेटवर्क के माध्यम से हमारे लिए यह जानने के लिए पर्याप्त सिग्नल प्रवाहित होते हैं कि रुझान किस ओर जा रहे हैं। इसलिए आप अगले प्रश्न ढूंढते रहें। मुझे लगता है कि मैंने इनमें से कोई भी प्रश्न आपके साथ साझा नहीं किया है। VCs एक रोचक बाजार था। क्या VCs आपके पीछे ये कहने आ रहे हैं कि हमें इन फिनेटेक कंपनियों के बारे में बताएं जो दूसरों से बेहतर काम कर रही हैं? उनमें से हर एक। और क्या आप उसे मोनेटाइज कर रहे हैं? अभी नहीं। क्या यह कुछ ऐसा है जिसे आप मोनेटाइज कर सकते हैं और फिर भी खुद को एक स्वतंत्र तीसरे पक्ष के रूप में बनाए रख सकते हैं? हमारी नंबर 1 प्राथमिकता ग्राहकों की मदद करने में बाजार में समय की गति को बढ़ावा देना, इसका एक हिस्सा वास्तव में तटस्थ रहना है। इसलिए जो कुछ भी छूता है वह तटस्थ रहता है। जैसे कि हम उद्यम नहीं करेंगे, हम डेटा देख रहे हैं कि कौन से फिनेटेक, किन क्षेत्रों की खोज की जा रही है, कौन से फिनेटेक की खोज की जा रही है, तो हम सब कुछ देखते हैं। वह एक बहुत ही समझदार वेंचर आर्म था। कॉल के 2 मिनट बाद ही उन्होंने मुझसे सबसे पहली बात पूछी कि उस डेटा का मालिक कौन है। मैंने कहा, हम किस डेटा की बात कर रहे हैं? ये उस डेटा की तरह है जैसे हम करते हैं। क्या आप उस डेटा को बेच सकते हैं? और ऐसा लगता है जैसे वे सचमुच 1 मिनट में वहाँ पहुँच गए। और ये लगभग 1 साल पहले की बात है। तो मुद्दा ये है कि नहीं, हम उस डाटा का मोनेटाइजेशन नहीं कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि हमारे पास अभी तक पूरी तस्वीर है। तो हाँ, मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसा करना चाहिए। खैर, ठीक है, मैं फिर ये कहने वाला कोई नहीं हूं कि आपको डेटा का मोनेटाइजेशन करना चाहिए या नहीं, लेकिन ईमानदारी से कहें तो शुरुआती चरण के VCs ये जानना पसंद करेंगे कि कोई विशेष उत्पाद परीक्षण में खरा उतरा है। ठीक है, और आप जानते हैं, ये आपके निवेश को जोखिम से मुक्त करने का हिस्सा है। ठीक है, क्योंकि इन स्टार्टअप्स में से कई दुर्भाग्यवश एक भी उद्यम कार्यान्वयन तक पहुंचने में सक्षम नहीं होते हैं। हाँ, ठीक, तो मैंने कल्पना की थी कि ये आपके लिए काम करेगा। हमारे पास एक CVC ग्राहक है, ठीक है, इसलिए हमारे पास CVC के ग्राहक हैं जो वास्तव में उत्पादों का परीक्षण करेंगे। CVC मेरे लिए बिल्कुल सही मायने रखता है। मुझे लगता है कि CVC बिल्कुल सही मायने रखता है क्योंकि वे उस बैंक या वित्तीय संस्थानों का हिस्सा हैं अगर वे किसी ग्राहक को शामिल करने जा रहे हैं। ये एक जोखिम मुक्त करने की रणनीति है। कम से कम जानते हैं कि वे कहाँ खड़े हैं। हम काम करते हैं, आप जानते हैं, हमने यहाँ कई बैंकों को देखा है जिन्होंने, आप जानते हैं, शुरुआती चरण में, या अगर मैं कह सकता हूँ, यंग टेक्नोलॉजीज पर काम किया है, जहां उन्होंने, आप जानते हैं, खुद को जोखिम से मुक्त करने के लिए कुछ कहा है। यदि आपको अल्पमत हिस्सेदारी डालनी है और बोर्ड पद लेना है तो आप जानते हैं कि यह इसके लायक है। आप जानते हैं, हम अपनी सुरक्षा करते हैं क्योंकि हम इसमें बहुत अधिक मात्रा में सामान डाल रहे हैं। तो मुझे पता है कि हमारे पास समय की कमी है। कुछ सवाल, मुझे लगता है कि मेरा आपसे दूसरा आखिरी सवाल है। बहुत अच्छा लगा सुनकर कि आप उत्पाद के हिसाब से विविधीकरण कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ फिनटेक नहीं है, ये टेक या टेक या लॉयल टेक या एक पुराना टेक है। और आप जानते हैं, जो कुछ भी हो, आपने स्पष्ट रूप से अमेरिका में प्रवेश किया है ना। 2 भाग वाले प्रश्न। पहला, जब आपने अमेरिका में प्रवेश किया तो क्या अलग था? यदि कुछ था तो क्या आपको अपना मॉडल विकसित करना पड़ा? क्या आप अमेरिका में UK के साथ कारोबार करने की तुलना में अलग तरीके से कारोबार कर रहे हैं? वास्तव में ये प्रश्न का तीसरा भाग है, दूसरा भाग है, और हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। आप नियामकों के साथ भी काम कर रहे हैं।
मुझे इसके बारे में थोड़ा बताएं, जैसा कि अमेरिका में क्या अलग था, नियामकों के साथ काम करने में क्या इतना अलग है, और फिर भौगोलिक दृष्टिकोण से अब आप स्पष्ट रूप से यहाँ दुबई में मेरे साथ बैठे हैं, क्या आप यहाँ केवल सूर्य के लिए आए हैं या इसमें कुछ और भी है? मैं बस ये सुनिश्चित करना चाहता था कि आप ठीक हैं। ठीक है। वैसे कोई मुझे चेक करे ये हमेशा अच्छा लगता है, और उस सुंदर बोतल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे लिए उपहार स्वरूप लाए हैं। लेकिन नहीं, ये 3 सवाल। हाँ तो ठीक है, वहाँ खोलने के लिए एक गुच्छा है। तो यूके बाजार और अमेरिकी बाजार के बीच मुख्य अंतर, वास्तव में हमारे अंदर बहुत अधिक तकनीक और नवप्रवर्तन होता है जिसका श्रेय हम उसे देते हैं। तो क्या आपको लगता है कि हम इसका जितना श्रेय देते हैं उससे कहीं अधिक कुछ है? असल में इसका श्रेय दें क्योंकि हम सभी चेक पर अटके हुए हैं, है ना? चाहे आप अभी भी चेक का उपयोग कर रहे हों या वे अभी भी उनका उपयोग कर रहे हों, वास्तव में वहाँ अधिक प्रौद्योगिकी और नवाचार होता है। ठीक है। नंबर 2, अमेरिका में समस्या बैंक के बाजार का 90% है। तो मुझे भी लगता है कि 4800 बैंक हैं, ये नवीनतम संख्याएं हैं, लेकिन वहाँ 850 बैंक नहीं है, क्योंकि वास्तव में हम शीर्ष 40 बैंकों और अगले 1000 बैंकों के बारे में बात कर रहे हैं, और फिर बहुत सारे बैंक या संगठन जो वित्तीय समुदायों की मदद करते हैं, और हर कोई एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए मुझे गलत मत समझिए, लेकिन उनमें से 90% बैंक वास्तव में केवल 3 मुख्य प्रदाताओं के साथ काम करते हैं। तो इसका मतलब है कि वे वास्तव में चल रहे किसी भी नवाचार को नहीं अपना सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि पिछले हफ्ते डीसी में हुआ था, और मैंने वास्तव में देखा कि यह एक अलग स्तर है जहां यदि आप एक छोटे बैंक हैं तो आप वास्तव में कहीं नहीं पहुंच सकते, क्योंकि आप अपने कोर से बंधे हुए हैं और इसे और अधिक नवीन बनाने के लिए कोर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बाजार में जो कुछ हो रहा है उससे कोर आमतौर पर 2 से 3 साल पीछे है, और जहां वे हुआ करते थे उसकी तुलना में यह अभी भी तेज़ है। तो शायद यही सबसे बड़ा बदलाव है जिसे मैंने देखा है। व्यापार मॉडल वही है, और आप जानते हैं मैंने पिछले साल अमेरिका में बहुत समय बिताया, बैंकों के विभिन्न चरणों के माध्यम से काम करने की कोशिश की, और आप जानते हैं हम जो जानते हैं उस पर वापस आ गए हैं, जो बड़े से मध्यम संगठनों को बाजार में समय बढ़ाने में मदद कर रहा है। तो आप 10 और 40 को लक्ष्य के रूप में देखते हैं या केवल 40 के रूप में? हम आज कहाँ हैं, ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर मैं नहीं देना चाहता। नहीं, कोई बात नहीं, हम इसे खुरेदने नहीं वाले। आपको किसी प्रश्न का उत्तर न देने की अनुमति है, क्योंकि वह बहुत अधिक खुलासा करने वाला है। आप यहाँ क्यों हैं? तो हमें इस क्षेत्र से काफ़ी दिलचस्पी मिल रही है। ठीक है। तो ये हम जानते हैं कि आप और मैं कुछ सालों से संपर्क में रहे हैं और हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, और आप जानते हैं कि हमने क्षेत्र में कई बैंकों से बात की है, लेकिन आप जानते हैं पिछले 2 महीनों में चर्चा का स्तर, चर्चा की गहराई, इसमें एक अलग ऊर्जा है, और यह लगभग एक जल्दबाजी की भावना है कि वास्तव में इन चीज़ों को पूरा करें, और इसीलिए हम यहाँ हैं। DIFC दुबई फिनटेक उत्सव की मेज़बानी कर रहा है। यही मुख्य कारण है कि हम यहाँ हैं, और हाँ, हम बस पकड़ बना रहे हैं, बाजार को बेहतर तरीके से जान रहे हैं, लेकिन वास्तव में भी फिर से देख रहे हैं। आप जिस भी क्षेत्राधिकार से ये सवाल पूछते हैं, हर क्षेत्राधिकार में इस बात को लेकर मतभेद होते हैं कि वे कैसे स्थापित किए गए हैं और क्या वास्तविक है। तो हम सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हम वास्तव में उसी तरह से क्षेत्र की मदद कर सकते हैं जैसे हम UK और US की मदद कर सकते हैं, सतह के दृष्टिकोण से, त्वरण की दृष्टि से। हाँ, लेकिन हुड के नीचे कुछ ऐसा हो सकता है जो हमें मदद करने से पूरी तरह से रोक सकता है। तो यही किसी प्रकार का उद्देश्य है, और मुझे नहीं लगता कि मैं इसे इस सप्ताह में हल कर पाऊंगा, लेकिन हम निश्चित रूप से बहुत आगे बढ़ेंगे। ठीक है। अंतिम प्रश्न, और आप जानते हैं ये पहली बार है कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बातचीत समाप्त करने जा रहा हूं जो नियामक नहीं है, लेकिन नियामक के बारे में है। नियामक, हम उन्हें हमेशा से नियामक सैंडबॉक्स का उपयोग करते हुए जानते हैं। ठीक है, नियामक नया वन का उपयोग क्यों कर रहे हैं, किस लिए? इसलिए हमारे पास ऐसे कई ग्राहक हैं जो दुनिया भर में नियामक हैं, जो प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं, और वे कई कारणों से प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं। ये किसी विशेष आंतरिक शिक्षा में नहीं है। नियामकों को उभरती हुई प्रौद्योगिकी से अवगत होने की आवश्यकता है, और वे इसे आंतरिक रूप देना चाहते हैं, सब टेक्स्ट का मूल्यांकन करना चाहते हैं। तो तकनीकी स्प्रिंट या हैकाथॉन की मेज़बानी करने के लिए पर्यवेक्षी प्रौद्योगिकी नंबर 3 उस विशेष क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण विषयों पर समुदायों और अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना, अन्य नियामकों के साथ सहयोग करना, क्योंकि अन्यथा आप किसकी तरफ जा रहे हैं? ठीक है, यहाँ एक तटस्थ पर्यावरण है, आइए इसे यहाँ करें, और यह भी है। उनमें से कुछ वास्तव में बैंकों के साथ उभरते तकनीकी साझेदारों की मदद करने के लिए समूह चला रहे हैं, VCs के साथ साझेदारी कर रहे हैं, ताकि हम उन उत्पादों को प्राप्त कर सकें जिन्हें हम वास्तव में उन न्याय क्षेत्रों में बाजार में ले जा सकते हैं जहां नियामक प्रौद्योगिकी को ताज़ा रखने या नव प्रवर्तन को ताज़ा रखने में मदद करने की भूमिका निभाते हैं। ये प्रगतिशील विचार हैं। ये बहुत प्रगतिशील हैं, और हमारे सभी नियामक ग्राहकों में 80-90% सामान्य हैं। नियामक ग्राहक। दूसरा, जब मैं 1 वर्ष के बारे में नया कहता हूँ, वह वास्तव में डिजिटल सैंडबॉक्स के लिए नियामक सैंडबॉक्स का संरेखण है।
तो आप निरीक्षण का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में एक ही समय में हुड के नीचे क्या हो रहा है और यह ठीक है, क्या यह वास्तव में उपयुक्त है, क्या यह सुरक्षित है, क्या यह जिम्मेदार है। और मुझे लगता है आप जानते हैं, वास्तव में यहाँ बातें बताए बिना वास्तव में इस क्षेत्र में कई नियामक एक डिजिटल सैंडबॉक्स के बारे में भी सोच रहे हैं, या यदि आप चाहें तो इसे नियामक सैंडबॉक्स के साथ बैठने के लिए एक व्यावसायिक सैंडबॉक्स कह सकते हैं, और एक तरह से सभी सही कारणों और सभी उपयोग के मामलों के लिए एक दूसरे के साथ एकीकृत हो सकते हैं। हाँ, फनल के शीर्ष पर जहाँ आवेदन आते हैं, तो मूल रूप से नियामकों के दृष्टिकोण से एक एकीकृत स्टैक जहां वे अपने सभी नवाचार, उभरती तकनीक और बाजार में आने वाले उत्पाद को जोखिम से मुक्त कर सकते हैं। मेरा मतलब है, एक बात यह है कि हम सभी हर साल एक आईफोन लेने के आदी हैं और हमारे ग्राहक अभी भी 2 से 3 साल पुराने ऐप्स का उपयोग कर रहे हैं। वह ग्राहकों के व्यवहार की तरह है। दूसरा बड़ा कारक जिस पर मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन वह भी एक बड़ा कारण है जो परिवर्तन को बढ़ावा दे रहा है। ठीक है। अंतिम प्रश्न, ये कोई प्रश्न नहीं है। दुबई में पहली बार? दुबई में पहली बार। लेकिन आपने यहाँ केवल 24 घंटे बिताए हैं। हाँ, मुझे अभी तक वो भी नहीं मिला है। और आपने सिवाय DFS के दुबई का कुछ भी नहीं देखा है, और अब आप मेरे स्टूडियो में हैं। ठीक है, तो मैं आपको अपनी शाम बिताने दूंगा। मुझे पता है कि लगभग रात के 8 बज चुके हैं, लेकिन दुबई आमतौर पर केवल शाम को ही जागता है। मैंने कल देखा था, ये काफी जीवंत है। इसलिए आप जब तक चाहें तब तक जाग सकते हैं, जब तक आप इसे कल की सुबह बनाते हैं। यदि आपके पास एक पैनल है तो करंट के अलावा कुछ नहीं। दुबई में आपका स्वागत है। आशा है कि यह यात्रा अच्छी हो। आप जो कर रहे हैं वो बहुत रोचक है। मुझे लगता है कि मेरे मन में कोई संदेह नहीं है कि आप जो कर रहे हैं उसके प्रकार के त्वरक, मुझे लगता है बैंक, वित्तीय संस्थान नियामक हैं, और मुझे लगता है कि वित्त अब बन गया है। आप जानते हैं, एम्बेडेड वित्त की ये पूरी अवधारणा, कौन जानता है कि ये कहाँ रुकता है ना? क्योंकि आप जानते हैं, आपके पास टेलीकॉम कंपनियां हैं जो बैंक बनना चाहती हैं और बैंक बन गई हैं, लेकिन आप जानते हैं खुदरा विक्रेता और सुपर ऐप्स इत्यादि हैं। और मुझे लगता है कि आप लोग उन लोगों के लिए जीवन को थोड़ा आसान बना देंगे जिन्हें कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। साधारण काम। खैर, मुझे नहीं पता कि यह कोई साधारण काम है, लेकिन आप जानते हैं, शुभकामनाएं। और जब भी आप अगली बार दुबई में होंगे हम आपसे मिलेंगे, स्वाभाविक रूप से। मैं आपसे कल सम्मेलन में मिलूंगा। मुझे यहाँ बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, सौभाग्य मेरा। धन्यवाद। तो देवियों और सज्जनों, वह नया वन के संस्थापक और CEO करेन जान थे। रोचक कहानी। यदि आप आमतौर पर मेरी तुलना में थोड़ा अधिक विस्तार में आए हैं तो क्षमा करें, लेकिन मुझे लगता है कि यह समझने में काफ़ी मदद मिली कि ये आधारभूत खिलाड़ी क्या कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यह आमतौर पर सोफे पर बैठकर फिनटेक बुनियादी ढांचे के बारे में बात करने वाले के मुकाबले बहुत अलग तरह का एक आधारभूत खिलाड़ी है। तो इसके साथ मैं अलविदा कहूँगा और दुबई फिनटेक शिखर सम्मेलन का भी अभिनंदन करूँगा। आज पहला दिन था। मुझे लगता है कि उन्होंने इस साल बहुत बढ़िया काम किया है। यह पिछले वर्ष से बड़ा और बेहतर है। कुछ शानदार पैनल चर्चाएं और फायरसाइड चर्चाएं हुई। तो इसके साथ अलविदा, और मैं आपसे अगले सप्ताह मिलूंगा।